हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज इट हैज़ रीसर्फेस्ड ऑन दी प्राइम न्यूज़ लेवल। रीज़न है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ओथ ली है, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट की ओथ ली है एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड उसके बाद ही उन्होंने बोल दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्विट बैक करने वाला है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। ऑल राइट, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेट की जा रही थी पहले भी कि हो सकता है ये डिसीजन वो फिर से ले ले, बिकॉज इससे पहले जब ट्रंप पावर में आए थे तो उन्होंने क्विट करने की बात कही थी, ठीक है, लेकिन एक्शन पूरा नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने सीधा ये बोला है दैट दे विल ड्रिल मोर, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस है वहाँ पर, और पेरिस क्लाइमेट के अंदर जितनी भी फंडिंग मैकेनिज्म जो भी कुछ है उसके अंदर जो है यूएसए अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाला है। तो इसके लिए हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आखिरकार है क्या, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इसका रोल है और किस तरीके से ये आपके एग्जाम में आने वाला है आर्टिकल। ठीक है जी, तो देखिए इसकी हिस्ट्री जो है वो डेट बैक करती है बैक इन 1992। ठीक है, 1992 के अंदर आपकी रियो समिट होती है, ठीक है, UNFCCC वहां से निकलता है जिसे अर्थ समिट बुलाया जाता है। वहां से आपके सारे के सारे एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड सभी पार्टीज वहां पर बैठती हैं, बात करते हैं, और 3 आपकी मेजर लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन जो आपकी कन्वेंशंस हैं वो निकल कर आती हैं। सबसे पहली UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD, ठीक है जी, जो आपकी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, एंड UNCCD जो आपकी टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। क्लियर है जी, तो ये जब आपकी 3 मेजर आपकी जो कन्वेंशंस हैं वो निकल कर आती है। देखिए इसमें आपको पता रहना चाहिए कि एक होती है कॉन्फ्रेंस जो सबसे पहले स्टॉकहोम के अंदर हुई, फिर उसके बाद आती है कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर आपके सारे के सारे मीटिंग पर्टिकुलेट्स बैठकर बातचीत करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पर जो आपकी FFC बनी, UNFCCC बनी, वो स्पेसिफिकली बनी थी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, बिकॉज सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा था दैट वाज क्लाइमेट चेंज, जिसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आप इसके अंदर GS पेपर 3 जब आप उठाते हैं उसके अंदर एनवायरनमेंट जो आपका सब्जेक्ट है वहां पर क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक पूरा टॉपिक है आपके लिए, जहां पर आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उसी के अंदर एक लीग के अंदर आता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स चल रहे हैं जिसके तहत हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है वो चीज़ आप अपने स्टैटिक से पढ़ लेंगे, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन बुलाई जाती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर टाइम टू टाइम उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ठीक है, मतलब जितने भी पार्टीज इस कन्वेंशन को साइन करेंगी वो टाइमली अपने साथ एक मीटिंग करेंगी जिसको बुलाया जाता है कोप। ठीक है, इसी तरीके से आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती गई। इसके अंदर जो सबसे पहला प्रोटोकॉल था दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए प्रोटोकॉल इज एज मच सिंपल कि सेट ऑफ रूल्स है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है जी, कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के आधार सहित रहकर, मतलब इस कन्वेंशन को फॉलो अप करने के लिए, इसकी गाइडलाइंस को मैप करने के लिए हमें क्या चीजें हैं जो करनी है और क्या नहीं है जो नहीं करनी है, वो आपके प्रोटोकॉल के अंदर लिखकर आपको दे दिया जाता है। राइट, तो क्योटो प्रोटोकॉल आता है, उसको फॉलो अप करने के लिए उसके बाद उसी के बाद आपकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस चलती रही, और ऐसी ही एक कोप होती है दैट इज कोप 21, ठीक है, जो आपकी पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है जी, एंड इट वाज इन ईयर 2015। तो 2015 के अंदर जब कोप 21 हुआ वहां पर साइन होता है आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जहां पर पहली बार लीगली बाइंडिंग बनाया गया सभी देशों के लिए कि आपको कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो ग्लोबल टेम्परेचर था उससे बढ़कर हमारा टेम्परेचर जो है हर साल, देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना। अब आप मेजर किस टाइम से कर रहे हैं, जब आपके यहाँ पर फॉसिल्स बर्न होने नहीं शुरू हुए थे, कोल बर्न करना शुरू नहीं हुआ था, दैट इज प्री इंडस्ट्रियल लेवल।
उस टाइम से लेके आज का टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से चीजें बदल रही हैं, उसी को क्लाइमेट चेंज कहा गया है। और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर बाइंडिंग लगाई गई थी कि आप ये कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में आप इस टेम्परेचर को किसी भी हाल में 1.5 से 2 डिग्री नहीं बढ़ने देंगे। यहीं पर आपको इसको कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज अदरवाइज जो रेपरकशंस होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने वाले हैं। नाउ ये सब कुछ हुआ, इसके बाद यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया था वो ये कि यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड वर्ल्ड सभी के लिए कुछ ना कुछ था, उन सभी को अपनी तरफ से देने थे क्या, एनडीसीज। एनडीसीज क्या होता है, देखिए, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले डिबेट ये चलती थी डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जब किसी तरीके की कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशंस नहीं थी, किसी तरीके कोई रेपरकशंस नहीं थे, आपने उस टाइम पे खुद के फॉसिल्स को यूज करके बहुत इजी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को डेवलप कर लिया, राइट। अब आप चाह रहे हैं कि हम या तो टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आए या फिर हम अपनी एमिशंस कम करें। तो ऐसे केस में डेवलपिंग वर्ल्ड का कंसर्न ये था कि हम किस तरीके से अपने एनर्जी डिमांड्स को मीटअप कर सकते हैं। दैट इज वाई इन पूरी इन्वायरमेंटलिस्ट जो कन्वेंशंस होती थी, आपकी मीटिंग्स होती थी, वहां पर सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक ही यही रहता था। क्योटो प्रोटोकॉल के मुकाबले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो यही थी कि हर देश अपनी सीमा शक्ति के हिसाब से ये चीज सामने ले आए कि हम क्या कर सकते हैं और किस लेवल तक के खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने भी अपने INDCs दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी फॉसिल्स की जो बर्निंग है वो रिड्यूस कर देंगे 30 to 35% बाय 2030। ठीक है, हम अपने कार्बन एमिशन के स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे, हम अपने GDP के मुकाबले जो एमिशंस हैं वो भी हम 30 to 35% रिड्यूस कर देंगे। इस तरीके से हमने INDCs दिए थे। उसके बाद इनको फिर से रिवाइज कर दिया गया है। जो हमारा अब लेटेस्ट टारगेट है वो है नियरली 40%, हमें 40% फॉसिल रिडक्शन करना है, 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने वाले हैं, हम 1 मिलियन कार्बन स्टॉक डेवलप करने वाले हैं, नेट जीरो होने वाले हैं बाय 2070। ये हमारे आज के टारगेट्स हैं जो हमने अपने रिवैम्प कर लिए हैं कि 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से बना लेंगे बाय 2030। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 40% के आसपास की रिडक्शन कर देंगे। हमने 45% इनफैक्ट जो हम फॉसिल्स की जो रिडक्शन है वो इतना % हम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया ने भी अपने NDCs यानी कि नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्या कर लिया है, पूरा का पूरा रिवैम्प कर लिया है। ऑलराइट, अब यहां पर बात क्या आ रही है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है USA का एग्जिट लेना, क्यों सेटबैक माना जा रहा है। उसके पीछे देखिए रीजन वही है कि एक फंड डेवलप हुआ था, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसके अंदर डेवलप्ड वर्ल्ड जो है कंट्रीब्यूट करेगा नियरली $100 बिलियन हर साल। ठीक है, जो अभी COP29 के अंदर भी आपका मुद्दा उठा था कि आप एटलीस्ट $125 बिलियन दीजिए, बिकॉज हमारी डिमांड जो है डेवलपिंग वर्ल्ड की दैट वाज $300 बिलियन। ठीक है, अब ये किस चीज के लिए डिमांड हो रही है? सिंपल सी बात है, डेवलपिंग वर्ल्ड बोल रहा है कि आप जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी लगानी है, सोलर लगाना है, एयर विंड एनर्जी यूज करनी है या थर्मल यूज करना है, तो उसको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा चाहिए, जो टेक्नोलॉजी कंप्लीट आउटशिफ्ट के लिए जो पैसा चाहिए, वो हमें आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन के रूप में मिले। क्लियर है? दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि जो हम अपना एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं उसको किस तरीके से कवर किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए देखने लायक रहेगा। वहां पर भी चीजें ऐसी हों कि हम उसको समझ सके कि किस तरीके से एमिशन रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ पहले कर चुके हो, इसीलिए आपका ये नैतिक अधिकार बनता है, या आप कह सकते हैं कि ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आप हमें डेवलप करने में अब मदद करें। All right, and now because USA is one of the developed countries, major developed countries जो इस ब्लॉक के अंदर है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के स्लॉट में है, उन्हें अपनी एमिशंस भी रिड्यूस करनी है और उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को भी ड्राइव आउट करना है, जो आपके लिए आसान है क्योंकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, उलट फेर में वो चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए कंट्रीब्यूट करें। अब ऐसे में जब USA जैसा बड़ा डेवलप्ड नेशन इस चीज से बैकआउट करेगा तो नेचुरली सारा का सारा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है
वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे में जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जैसे हमने अभी पीछे तुवालू क्राइसिस पढ़ा था, जहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली आपके पानी के अंदर खड़े होकर ये एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस को, दैट विद तुवालू इज सिंकिंग, वी पीपल आर सिंकिंग, सेव अस। ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं, जो आपके स्मॉल आइलैंड नेशंस डूब रहे हैं, जो आपके क्लाइमेट चेंज पैटर्न ऑफ आपका जो एक्सट्रीम ऑफ विंड्स एंड हीट वेव्स देखा गया है लास्ट ईयर में भी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही हमने वीडियोस में डिस्कस किया है कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया है दैट 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर इन द लीग। ठीक है, और ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर के पार स्केल को टच कर चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाय 2070 वी विल हिट योर 2 डिग्री सेल्सियस, विच विल बी अ ग्रेट चैलेंज टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो वहां पर जो एक्सट्रीम लेवल के इफेक्ट्स होंगे, फिर उन सब चीजों से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपका जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है वो एक बेंचमार्क माना जाता है इस पूरी ट्राजेक्ट्री के अंदर, जहां पर आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, तो प्राइम आपका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये वो जगह थी, ये वो एग्रीमेंट था जो 2015 में सबसे पहली बार प्रपोज किया गया और 2016 से ही इसको फोर्स में ला दिया गया था, बिकॉज 50% ऑफ नेशंस ने इसको रेटिफाई भी कर दिया था और साइन भी कर दिया था, एंड एवरीवन वाज रेडी टू डू इट। नाउ अब आपके यूएसए के बैकआउट करने के बाद आगे जो पूरी की पूरी पोजीशनिंग है, बिकॉज COP29 भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकाल पाई, रीजन बीइंग अगेन द ड्रिफ्ट बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो अगेन एक डायनामिक सिचुएशन के अंदर चली गई है। ठीक है जी, तो दिस इंपॉर्टेंस अब यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बन गया है इस न्यूज़ के बाद, अगेन पूरा का पूरा पेरिस क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर इशू आपके लिए क्रिएट हो चुका है। Alright, so that's all from today's video, and I hope you will like it and you'll get the prime information for your exam. Thank you very much for watching Dronacharya IAS.